यह भारतीय अर्थव्यवस्था की 2000 साल की यात्रा का दूसरा भाग है। उससे पहले भाग एक का संक्षिप्त विवरण। भारत के 2000 सालों की आर्थिक कहानी को 4 फेजेस में बांटा जा सकता है। पहला फेज, जो जीरो कॉमन ईरा से 1000 कॉमन ईरा तक की कहानी है। प्राचीन भारत के लोग विश्व के सबसे बेहतरीन किसान, व्यापारी, नाविक, उत्पादक, इनोवेटर्स और वैज्ञानिक थे। इन्हीं कारण से पहले मिलेनियम में भारत विश्व जीडीपी के प्रथम पायदान पर था। सेकंड फेज, दूसरे फेज में, जो 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक की कहानी है। तुर्की और तुर्क मंगोल ने आक्रमण शुरू किया और भारत का आर्थिक इंजन डगमगाने लगा। हमारे ग्लोबल जीडीपी का शेयर 32% 32% से गिरकर 23% तक आ गया। मगर अफसोस, अभी तो हमारी आर्थिक तबाही शुरू ही हुई थी और अब तक का सबसे बुरा समय आने वाला था, क्योंकि अब आई अंग्रेजों की बारी। थर्ड फेज यानी 17 शताब्दी के अंत से 1947 तक, 1947 तक की कहानी। तीसरे चरण में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का अब तक का सबसे बुरा दौर आया, जो यूरोपीय शासन के साथ शुरू हुआ। भारत की ऐतिहासिक आर्थिक शक्ति पहले से ही कुछ कम तो हो गई थी, लेकिन अब भी हम शानदार फैब्रिक, स्पाइसेस, इस्पात और जहाज निर्माण के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। उन दिनों विश्व भर में सबसे बड़ा व्यापार फैब्रिक और वस्त्र का था। जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, वे समझ गए कि उत्तम क्वालिटी के भारतीय कपड़ों की बराबरी करना असंभव था। ढाका मसलिन को हवा की तरह हल्का होने के लिए जाना जाता था। ढाका, जैसे कि आप जानते ही होंगे, अब बांग्लादेश की राजधानी है। अन्य बड़े भारतीय कपड़ा उत्पादन और व्यापार के केंद्रों में सूरत, जो अभी गुजरात में है, और मसूलीपट्टनम, जो दक्षिण भारत में है, वो भी शामिल थे। इसलिए ब्रिटिश राज ने अपने कपड़ों की फैक्ट्रियों को कंगाली से बचाने के लिए भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को व्यवस्थित तरीके से तबाह करना शुरू किया। उन्होंने ये काम कीमतों पर नियंत्रण करके किया, बेसिकली प्राइस फिक्सिंग। भारतीयों को अपना कॉटन, भारतीय किसानों को अपना कॉटन यानी कपड़े बनाने का रॉ मटेरियल बहुत सस्ते दामों में सिर्फ अंग्रेजों को बेचने के लिए मजबूर किया गया। एक तो बहुत कम दामों में, और दूसरा सिर्फ अंग्रेजों को बेच सकते थे और किसी को नहीं। ऊपर से भारतीय वीवर्स और कपड़ा उत्पादकों पर भारी टैक्स लगाया गया, जिससे उनके पास बेहतर इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा बच रहा था। हमारी मुश्किलों को और बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों के एक्सपोर्ट्स पर भारी कस्टम ड्यूटीज लगाई, पर इंग्लैंड से भारत में आने वाले कपड़ों पर लगभग कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी। अंग्रेज आज ये पश्चिमी देश फ्री ट्रेड की बात करते हैं, पर उस समय अंग्रेजी सरकार के ट्रेड में कुछ भी फ्री नहीं था। ये ट्रेड नहीं, दिन दहाड़े लूट थी, और लूट रहे थे हम लोग, हमारा देश। और अगर भारतीय वीवर्स और कॉटन उत्पादक इन शर्तों को नहीं मानते, तो उन पर भारी हिंसा की जाए। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई भारतीय वीवर्स ने अपने अंगूठे तक काट लिए ताकि उन्हें कपड़ा बनाने पर मजबूर ना किया जा सके। क्या आप सोच सकते हैं कितनी पीड़ा हुई होगी उन लोगों को। 1700 कॉमन ईरा के पहले भारत दुनिया का 25% कपड़ों का अकेला एक्सपोर्टर था। 25%। ब्रिटिश राज के अंत तक यानी 1947 1947 में ये आंकड़ा 2% तक गिर गया था। 2%, और कहाँ 25%, कहाँ 2%। और ऐसा अंग्रेजों ने सिर्फ कपड़ों के साथ नहीं किया, कई अन्य इंडस्ट्रीज के साथ भी ठीक ऐसा ही किया। और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ये सब अत्याचार हमारे ही पैसे, टैक्स के नाम पर लूट कर किया। By the end of the 19th century, the fact is that India was already Britain's biggest cash cow, the world's biggest purchaser of British goods and exports, and the source of highly paid employment for British civil servants. We literally paid for our own oppression. ये थे शशि थरूर। अंग्रेजों के अन्याय की
कोई सीमा नहीं थी। शशि थरूर ने भी अपने पुस्तक इनग्लोरियस एम्पायर में इसके बारे में लिखा है, आप जरूर पढ़ें उसको। अंग्रेजों ने सिर्फ हमारी इकोनॉमी ही बर्बाद नहीं की, बल्कि करोड़ों भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। दुख की बात है, ये हमें सिखाया नहीं जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में। 1757 से 1947 के बीच ब्रिटेन द्वारा रचित अकाल और भूखमरी के कारण 3.5 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की मौत हो गई। 3.5 करोड़। 1943 मतलब आजादी के बस कुछ साल पहले 1943 के ग्रेट बंगाल फैमिन में, जो कि विंस्टन चर्चिल द्वारा किया गया था। आज हमें बताया जाता है विंस्टन चर्चिल बहुत महान इंसान था, उसने ही ये ग्रेट बंगाल फैमिन की रचना उसी ने की थी। इस ग्रेट बंगाल फैमिन जो 1943 में हुई थी, लगभग 30 लाख भारतीयों की जान गई। 30 लाख। विश्व स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के गिरने का कारण अंग्रेजी शोषण तो था ही, ये मानना पड़े, लेकिन साथ ही साथ उधर वेस्ट अपनी इनोवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, ये भी मानना पड़े। तो भले ही उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी और हमारी जैसी कॉलोनीज के विनाश पर आधारित था, ये जरूर मानना पड़ेगा कि उनकी प्रगति का श्रेय उनके साइंटिफिक इनोवेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाता है। और ये सब सिर्फ अंग्रेजों की हमारी प्रति क्रूरता की बात नहीं, हम भी इसमें दोषी थे। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा हम भी इसमें दोषी थे। और हमारा सबसे बड़ा दोष ये था आपसी मतभेद और एकता की कमी। इतने सालों तक एक छोटा सा देश, इतने दूर से चंद अंग्रेजों ने हम पर राज किया, हमारे ही लोगों को अपना वफादार सिपाही बनाकर हमें ही दबाया और लूटा। एक सबक तो हमें याद रखना चाहिए, घर का भेदी नमकाट। खैर, इन सब का परिणाम ये हुआ कि जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, हमारा ग्लोबल जीडीपी का शेयर बिल्कुल गिर गया। हालांकि हमारे पास 1947 का मेडिसिन डेटा नहीं है, वो उनके पास सिर्फ 1940 या 1950 का डेटा है, लेकिन 1940 में हम 5.5% ग्लोबल जीडीपी का शेयर रखते थे, 5.5%। अनुमान लगाएं तो पार्टीशन की हिंसा के दौरान हुए विनाश से ये और भी कम हो गया होगा ना। बस 1000 साल पहले भारत ग्लोबल जीडीपी का 32% था, 32%, दुनिया में पहले स्थान पर। और 1000 वर्ष के विदेशी शासन के बाद हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक थे। 15 अगस्त 1947 से विदेशी अब पावर में नहीं थे, सत्ता भारतीय हाथों में थी, हमारे हाथों में थी। आप सोचेंगे कि कम से कम अब तो हम आखिरकार विश्व के मुकाबले आर्थिक रूप से मजबूत होने लगेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा भी नहीं। अब आया फोर्थ फेज, चौथे चरण की कहानी, यानी 1947 से 1991 की कहानी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस चरण में भी हमारी आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ती चली गई। मेडिसिन प्रोजेक्ट डेटाबेस के हिसाब से इस चरण के दौरान हमारी ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदारी 3.1%, 3.1% पर गिराई। पूरे इतिहास में भारतीय इकोनॉमी का सबसे निचला स्तर यही था। हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में शेयर 32% से 23% तक तो विदेशी तुर्कियों ने गिरा दी थी। अंग्रेजों ने इसे 23% से 5.5% तक गिराई, और हमारे अपने मॉडर्न भारतीय सोशलिस्ट नेताओं ने इसे और भी नीचे 5.5% से 3.1% तक गिरा दिया। पर 1947 से 1991 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी अंग्रेजों के ज़माने से भी बदतर हो गई? जवाब है सोशलिज्म। 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, वोट करने का हक हर भारतीय को दिया गया, और हमें अपने नेता खुद चुनने का अधिकार दिया गया। अपनी सरकार हम खुद अपने पसंद से चुनेंगे। पर आर्थिक मामलों में कहानी थोड़ी अलग थी। हमें पूरी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। हम अपने पैसों के साथ क्या करना चाहते हैं ये हम फ्रीली डिसाइड नहीं कर सकते थे। हमें अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से या किसी ब्यूरोक्रेट से लाइसेंसेस लेने पड़ते थे। सोशलिस्ट विचारधारा के कंट्रोल्स के कारण
1950s और 1960s में हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया और 97.5% तक का भारी टैक्स, आपने सही सुना, आज भी हम लोग टैक्स के बारे में कंप्लेन करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। उस ज़माने में टॉप टैक्स रेट 97.5% था। इतने भारी टैक्स के कारण ऑब्वियसली काले धन को बहुत बढ़ावा मिला। नेशनलाइजेशन की वजह से मुनाफा कमाने वाली अच्छी कंपनियां नुकसान में चली गई, जैसे कि एयर इंडिया। हमने सोवियत स्टाइल के 5 साल वाले नेशनल इकोनॉमिक प्लान्स बनाए, लेकिन उनसे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। हाँ, हमारी इकोनॉमी विदेशियों के कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन एक विदेशी फिलॉसफी यानी सोशलिज्म का राज जरूर था। इतिहास गवाह है, जहां भी सोशलिज्म को अपनाया गया है वहां लगभग हर समय आर्थिक बर्बादी ही हुई है। मॉडर्न जमाने में आप देख लें वेनेजुएला की जो उदाहरण है। चीन भी जब तक सोशलिस्ट था आर्थिक रूप से तंग रहा। 1979 में सोशलिस्ट कंट्रोल्स को छोड़ने के बाद ही चीन अमीर बनना शुरू हुआ। आज चीन कहता है कि वो सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रैक्टिस करता है, लेकिन सच माने तो चीन एक्चुअली स्टेट कैपिटलिज्म प्रैक्टिस करता है, इसीलिए वो इतना अमीर हो गया है। सोशलिज्म प्राइवेट बिजनेसमैन के प्रति अविश्वास और नफरत पर आधारित है और सरकार इकोनॉमी में सब कुछ डिसाइड करेगी, सब निर्णय लेगी। ये एक विचारधारा है सोशलिज्म का। असल में प्रॉफिट को भी, मुनाफे को भी एक बुरा शब्द माना जाता है सोशलिज्म में। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निस्संदेह देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, ये मैं मानता हूँ। और ये देखिए आजकल एक फैशन बन गया है कि नेहरू जी की आलोचना की जाए। इससे मैं कई हद तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए थे, लेकिन उनके जो आर्थिक पॉलिसीज थी वो शायद इतने अच्छे नहीं थे। उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, उन्होंने प्रसिद्ध बिजनेसमैन जे.आर.डी. टाटा को कहा था कि कभी मुझसे प्रॉफिट के बारे में बात मत करो, ये एक गंदा शब्द है। आप सोच सकते हैं कि जिस देश में एक तरफ लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है, वहां हम कह रहे थे कि प्रॉफिट एक गंदा शब्द है। भाई हम लिखते भी हैं, आपको याद होगा, शुभ लाभ है, मुनाफा तो शुभ है, और यहाँ पे ऐसे देश में हम कह रहे हैं प्रॉफिट एक गंदा शब्द है। हर जरा सोचिए, अगर प्रॉफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, तो सरकार के पास गरीबों की मदद करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा भाई? इसका नतीजा ये हुआ कि सोशलिस्ट फेज के दौरान भारत में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती गई। तो ये कह रहे थे हमारे नेता कि सोशलिज्म किया जा रहा है गरीबों की मदद के लिए, लेकिन गरीबों पे अत्याचार और भी बढ़ते रहे सोशलिज्म के कारण। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के समय भारत में गरीबी की संख्या पूरी आबादी की 53% थी। 53% आज़ादी में। अब सोशलिज्म का परिणाम देखिए, 23 सालों में सोशलिज्म के कारण, सोशलिज्म के बाद 1907 में ये आबादी बढ़कर 67% हो गई। 53% से 67%। तो गरीबों के नाम पे सोशलिज्म हो रहा था, पर गरीबी बढ़ रही थी। हर जगह, हर इकोनॉमी, हर देश में जहां भी सोशलिज्म प्रयत्न किया गया है, इकोनॉमी बर्बाद ही हुई है और गरीबी बढ़ी है। हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इतना बुरा था कि 1980 तक हमारा ग्लोबल जीडीपी का शेयर सिर्फ 3.1% था, 3.1%। यह रेट अब तक के इतिहास में सबसे कम था, मानव इतिहास में सबसे कम। इतना नीचे तो हम ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं गिरे थे। 1950 से 1980s के बीच इस खराब जीडीपी ग्रोथ रेट को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर राज कृष्ण ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था, पर यह बात सही नहीं है। इसे असल में सोशलिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये 1947 से 1991 के बीच सरकारों द्वारा अपनाई गई सोशलिस्ट पॉलिसीज का नतीजा था। असल हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वही थी जो 1991 के बाद हुई, जब सोशलिज्म का कंट्रोल थोड़ा कम हुआ। मगर 1991 में ऐसा क्या हुआ भाई? 1991 में हमारी दिशा अलग क्यों हो गई? 1991 में एक ऐसा संकट आया जो स्वतंत्र भारत के पहले कुछ दशकों की फेल्ड सोशलिस्ट पॉलिसीज का नतीजा था। 1985 तक भारत को कुछ गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक हाई फलूटे, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है।
बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास यूएस डॉलर्स की कमी थी, यूएस डॉलर रिजर्व्स की कमी थी। यूएस डॉलर्स क्यों चाहिए होते? क्योंकि जब हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसका पेमेंट हमें यूएस डॉलर में करना पड़ता है। सबसे बड़ा इंपोर्ट हमारा तो तेल था, ऑयल, और इसकी पेमेंट हमें करनी तो थी ही, और यूएस डॉलर्स की अगर कमी हो तो भाई उसका पेमेंट हम कैसे करेंगे, भुगतान कैसे करेंगे? 1990 के अंत तक ये चीज़ें पूर्ण रूप से आर्थिक संकट में तब्दील हो गई। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, गरीबी ऊपर से आटा गीला। गल्फ वॉर भी उसी समय छिड़ गई और ऑयल के दामों में जबरदस्त वृद्धि, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिसने हमारी स्थिति में आग में और तेल डालने का काम कर दिया। क्षमा कीजिए, मजाक थोड़ा भद्दा है, लेकिन शायद ये स्थिति के लिए अप्रोप्रिएट है। जैसे आप जानते होंगे, भारत के पास अपना ऑयल, अपना तेल बहुत कम है और हम अपना ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तेल आज के सभी आधुनिक आर्थिक देशों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे रगों में बहता खून। और हम पर तो 1991 में दोहरा वार हो गया। एक तो तेल खरीदने के लिए डॉलर की कमी, ऊपर से गल्फ वॉर की वजह से तेल में बढ़ते हुए दाम। हालात कुछ ऐसे बिगड़ गए कि तब की सरकार को इमरजेंसी लोन लेने के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड में देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। सोचिए, घर का सोना अगर गिरवी हो जाए तो समझ जाते हैं कि भाई घर तो अभी बिखरने पर आ गया है। यही स्थिति हमारे देश की हो गई थी। बेसिकली हम कंगाल होने के कगार पर थे। हमने पिछले 1000 सालों के आर्थिक पतन में ऐसे संकट बार बार देखे हैं, पर इस बार हमारा देश, हमारा महान भारत, उसने इस संकट को एक अवसर में बदला, आपदा को अवसर में बदला 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ। और उसके कारण हमारी इकोनॉमी ऐसे ग्रो करने लगी जैसे पिछले 1000 साल में नहीं की थी। सही पॉलिसीज ने हमारी इकोनॉमी को 1991 से लेकर आज तक 2024 तक टर्बो बूस्ट किया। उसकी डिटेल जो है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो शायद एक दूसरा एपिसोड है, करूंगा कभी। पर परिणाम साफ है। याद है वो पॉवर्टी इंडेक्स का परसेंटेज जो भारत की स्वतंत्रता के कुछ दशकों बाद सोशलिज्म के कारण 67% तक बढ़ गई थी। आज वो सिर्फ 3% तक है। 3% तक गिर गई। कहाँ 67% गरीबी, कहाँ 3% एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और हमारी ग्रोथ रेट के साथ ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी जल्द ही पूरी लिप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। याद है हमारा ग्लोबल जीडीपी का शेयर जो 1980s में सिर्फ 3.1% तक था, हमारा सबसे निचला स्थान। आज लिबरलाइजेशन के कुछ दशकों बाद ही, सिर्फ करीब 30 साल बाद ही, 30 साल से थोड़ा ऊपर, प्रगति इतनी हुई है कि मेडिसिन प्रोजेक्ट डेटाबेस के अनुसार भारत दुनिया के जीडीपी का लगभग 8% का हिस्सेदार है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक भारत एक ग्लोबल ग्रोथ लीडर के रूप में उभर कर आ रहा है। 2022 में भारत ने अपने पुराने कॉलोनियल मास्टर यूके के जीडीपी को पार कर लिया। तालियां भाई, तालियां। और जिस रेट से हम ग्रो कर रहे हैं, हम कुछ ही सालों में जापान और जर्मनी के भी आगे निकल जाएंगे। सिर्फ अमेरिका और चीन हमारे आगे होगा। पर हमें इस ग्रोथ को अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं समझना चाहिए। इस विकास को आगे बढ़ाते रहना होगा और उसके लिए हमें निरंतर मेहनत करनी होगी। इनोवेशंस, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के प्रयास करने पड़ेंगे। विदेश में कॉन्फिडेंटली ट्रेड की क्षमता लानी होगी जैसे हमारे पूर्वज करते थे। और हमारी सबसे बड़ी धरोहर हमारे युवाओं को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना होगा। हमें इंश्योर करना होगा कि हम अपने एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन को लगातार एनकरेज करते रहें, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और लाभ तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन ही लाएंगे, जॉब्स भी वही पैदा करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, हमें एकता बनाए रखनी, ताकि कभी भी फिर से विदेशियों को हमारे धरती को तबाह करने की हिम्मत ना हो। आपका रिलीजन जो भी हो, समुदाय, भाषा भले ही अलग अलग हो, अगर आप भारतीय हैं तो आप हम में से एक हैं, हम सब एक हैं, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा, आज भारत दुनिया के जीडीपी में 8% का हिस्सेदार है।
ऐसा 124 साल पहले था, 1900 कॉमन ईरा में, 1900 कॉमन ईरा में हुआ था। तो हमने जो कुछ भी 1900 कॉमन ईरा के बाद खो दिया, सिर्फ 30 सालों में ही वापस पा लिया। बस अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे महान देश का गौरव जो 1000 साल पहले था वापस लौट आए, जब हम 32% ग्लोबल जीडीपी के हिस्सेदार थे और दुनिया में सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी थे। हमें वापस उसी मुकाम तक पहुंचना है, और जब हमारी प्राचीन महानता का ताज हम फिर से पहनेंगे, तब हमारे पूर्वज हमें स्वर्ग से आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, हमें हमारे वंशज पर गर्व है। This was the Immortal India podcast with me, Amish. If you like this episode, like and share it, please. And if you want to receive the notification for the next episode, click subscribe on this link. This podcast is supported by the Dilip Piramal Foundation. The Dilip Piramal Foundation is an initiative by renowned industrialist Dilip Piramal to support dharmic causes across India and the world. In this aim, the foundation has supported art galleries, documentaries, dharamshalas, education, and many other such initiatives.